ऑपरेशन शाहीन कर्तव्य, बलिदान और अधूरी मोहब्बत की दास्तां। कर्तव्य, बलिदान और अधूरी मोहब्बत की दास्तां। जब देश की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने की बारी आई तो कुछ गुमनाम नायकों ने अपनी पहचान, सपने और जीवन सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी है जज्बे, बलिदान और साहस की, जहां कर्तव्य का धर्म सबसे बड़ा होता है। इस कहानी के मुख्य पात्र: अर्जुन राठौड़, भारत का जांबाज रॉ एजेंट जो अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और निजी जीवन में अकेला है। रिहाना मलिक, एक साहसी पत्रकार जो अज़्मिस्तान के लोगों की आवाज़ बनकर सत्तावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। कबीर खान, रॉ का एक अन्य एजेंट, अर्जुन का साथी जो अपने जीवन का बलिदान मिशन के लिए देने को तैयार है। जनरल जिया उल रहमान, अज़्मिस्तान का क्रूर नेता और परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख। दिल्ली के रॉ मुख्यालय में एक गुप्त बैठक चल रही थी। प्रमुख के शर्मा ने अपनी टीम को बताया कि अज़्मिस्तान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। यह कार्यक्रम न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बन सकता है। हमें इस कार्यक्रम को रोकना होगा। लेकिन याद रहे, अगर कोई पकड़ा गया तो सरकार उसकी पहचान से इनकार कर देगी। अर्जुन राठौड़, जिसे अपनी बेहतरीन काबिलियत और निडरता के लिए जाना जाता था, को इस मिशन के लिए चुना गया। उसे अज़्मिस्तान के दरियालपुर नामक शहर में भेजा गया, जहां वह इम्तियाज हुसैन नाम के दर्जी के रूप में काम करेगा। अर्जुन ने अपने काम को हमेशा प्राथमिकता दी थी। निजी जीवन में वह अकेला था। उसके पास परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी माँ की यादें थीं, जो उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। देश सेवा का जुनून ही उसकी असली पहचान थी। अर्जुन ने दरियालपुर में अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान खोली। इस शहर की गलियों में हर वक्त सैनिकों की गश्त रहती थी। लोगों के चेहरों पर डर और असुरक्षा साफ झलकती थी। धीरे धीरे अर्जुन ने स्थानीय लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। वह हर छोटे बड़े ग्राहक से बातचीत करता और उनकी समस्याओं को सुनता। इसी दौरान उसे अज़्मिस्तान के परमाणु संयंत्र के बारे में पहली बार सुराग मिला। एक दिन अर्जुन ने देखा कि कुछ गुंडे एक महिला को परेशान कर रहे थे। वह महिला अपने आत्मविश्वास से उनका सामना कर रही थी, लेकिन स्थिति बिगड़ रही थी। अर्जुन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन गुंडों को भगा दिया। उस महिला ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे आपकी ताकत पर शक नहीं है, लेकिन कभी कभी मदद लेना जरूरी होता है। यह महिला रिहाना मलिक थी, जो अज़्मिस्तान की एक साहसी पत्रकार थी। वह सरकार के खिलाफ लिखती थी और गरीबों की आवाज़ बन चुकी थी। उनकी पहली मुलाकात में ही अर्जुन को महसूस हुआ कि रिहाना दूसरों से अलग है। दरियालपुर में बिताए कुछ महीनों के दौरान अर्जुन और रिहाना की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। रिहाना, जो पहले केवल एक साहसी पत्रकार थी, अब अर्जुन की मिशन का हिस्सा बनने लगी थी। हालांकि उसे अर्जुन के असली इरादों के बारे में अधिक पता नहीं था। रिहाना को बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आदत थी। उसके पिता, जो एक शिक्षक थे, अज़्मिस्तान की सत्तावादी सरकार के खिलाफ बोलने के कारण मारे गए थे। यही कारण था कि रिहाना हमेशा अपने देश को बचाने और इसे बेहतर बनाने का सपना देखती थी। एक शाम अर्जुन और रिहाना एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे। चाय की भाप के बीच अर्जुन ने पहली बार अपनी असली भावनाओं को छिपाते हुए रिहाना से कहा, तुम्हारा साहस काबिल ए तारीफ है। इतने खतरों के बावजूद तुम अपने देश के लिए लड़ रही हो। रिहाना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा? लेकिन तुम्हारे बारे में मैं अब तक पूरी तरह से नहीं जान पाई। तुम इतने साधारण दर्जी लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक रहस्य छुपा है। अर्जुन अपनी पहचान और मिशन को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि रिहाना एक ऐसा साथी बन चुकी है जो उसकी हर मुश्किल को समझ सकती है।
रिहाना और अर्जुन के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। रिहाना को अर्जुन में एक सादगी और ईमानदारी दिखाई देती थी। अर्जुन, जो कभी किसी के करीब नहीं आया था, अब पहली बार किसी के साथ अपनी भावनाएं साझा करने लगा। एक शाम चाय के कप के साथ बैठे हुए रिहाना ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे जैसा शांत और रहस्यमयी इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अर्जुन ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, तुम्हारा साहस काबिल ए तारीफ है। इतने खतरों के बावजूद तुम अपने देश के लिए लड़ रही हो। मेरा मकसद लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा अकेलापन रहा है। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिहाना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारा काम ही तुम्हारी ताकत है। इन शब्दों ने अर्जुन को भीतर तक छू लिया। वह जानता था कि वह एक जासूस है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में रिहाना के लिए भावनाएं जन्म लेने लगी थी। अज़्मेस्तान के परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाला जनरल जिया उल रहमान न केवल एक क्रूर तानाशाह था, बल्कि एक चालाक और रणनीतिकार भी था। वह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने और अज़्मेस्तान को एक परमाणु शक्ति बनाने के लिए हर सीमा लांघने को तैयार था। दरियालपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को उसने एक अभेद्य किले में बदल दिया था। चारों तरफ सेना की गश्त बढ़ा दी गई थी। हर आने जाने वाले पर सख्त निगरानी रखी जा रही थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था। दरियालपुर के लोग पहले से ही जनरल जिया के सैनिकों के साए में जी रहे थे। लेकिन जब जनरल को खबर मिली कि शहर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं, तो उसने अपने खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया। एक शाम जिया अपने अंडरग्राउंड बंकर में बैठा हुआ था, जहां सिर्फ उसके सबसे करीबी अफसरों को जाने की अनुमति थी। उसने अपनी सिगार जलाते हुए अपने खुफिया प्रमुख कर्नल फारूक हसन को बुलाया। कर्नल, मुझे खबर मिली है कि हमारी योजनाओं पर बाहरी नजरें हैं। दुश्मन हमारे बीच छिपा है। दरियालपुर के हर शख्स पर नजर रखी जाए। कोई संदिग्ध हरकत नहीं छूटनी चाहिए। कर्नल फारूक ने झुकते हुए कहा, जनरल साहब, हमारे पास रिपोर्ट है कि बाजार में एक नया दर्जी आया है, इम्तियाज हुसैन। वो हाल ही में आया है और स्थानीय लोगों से जल्दी ही घुल मिल गया है। वो हमें थोड़ा संदिग्ध लगता है। जिया ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए जवाब दिया, इम्तियाज हुसैन? हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। एक दर्जी इतनी जल्दी लोकप्रिय कैसे हो सकता है? उस पर पूरी नज़र रखो। अगर वो दुश्मन है तो उसे उसकी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिया ने तुरंत दरियालपुर और परमाणु संयंत्र के आसपास सुरक्षा का एक नया स्तर लागू किया। सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई। बाजार में नियमित गश्त शुरू हुई। हर दुकान, खासकर अर्जुन की दर्जी की दुकान, पर खास नजर रखी जाने लगी। परमाणु संयंत्र के चारों ओर सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया। वहां लेजर सेंसर और कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई। जिया ने अपने सबसे वफादार खुफिया एजेंट मेजर सलाहुद्दीन को सीधे अर्जुन की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। मेजर सलाहुद्दीन ने अपने आदमियों को अर्जुन की दुकान के पास तैनात कर दिया। अर्जुन, जो इम्तियाज हुसैन के नाम से दरियालपुर में काम कर रहा था, अब खुफिया विभाग की निगरानी में आ चुका था। एक दिन उसकी दुकान पर मेजर सलाहुद्दीन खुद आया। उसने अपनी आंखों को अर्जुन के चेहरे पर गड़ाते हुए कहा, इम्तियाज, तुमने यहाँ का बाजार जल्दी ही जीत लिया। लेकिन ये भी मत भूलो कि यह शहर हमारी नजरों में है। कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। अर्जुन ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मेजर साहब, मैं तो एक मामूली दर्जी हूँ। मेरा काम सिर्फ कपड़ों को जोड़ना है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भी कुछ सिल सकता हूँ। मेजर सलाहुद्दीन ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चला गया। रॉ एजेंट कबीर खान,
जो एक व्यापारी के रूप में दरियालपुर में मौजूद था, ने अर्जुन से संपर्क किया। कबीर ने अर्जुन से कहा, हमने पता लगाया है कि परमाणु संयंत्र शहर के बाहर एक पुराने किले के नीचे बनाया गया है। वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें जल्द ही घुसपैठ करनी होगी। अर्जुन और कबीर ने संयंत्र की योजना बनानी शुरू की, लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो स्थानीय जानकारी रखता हो। अर्जुन ने रिहाना पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने उसे अपनी असली पहचान बताते हुए कहा, रिहाना, मैं अर्जुन हूँ। भारत से आया हूँ। मैं रॉ का एजेंट हूँ। मुझे अज़मेस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का मिशन मिला है। ये देश और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रिहाना, जो हमेशा अपने देश के लोगों के भले के लिए लड़ती आई थी, ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर यह मेरे देश को बचाने के लिए है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यह वह पल था जब अर्जुन और रिहाना के बीच केवल दोस्ती नहीं, बल्कि गहरा भरोसा बन गया। जनरल जिया ने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि एक घातक चाल भी चली। उसने शहर में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की कि भारत के जासूस अज़मेस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं। इसका मकसद लोगों के बीच डर फैलाना और उन्हें एकजुट करना था। जब लोग डर में होते हैं, तो वे हमारे आदेशों का पालन करने में झिझकते नहीं हैं। उसने पूरे अज़मेस्तान में एक नई घोषणा की, हम जल्द ही अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण करेंगे, और जो कोई भी इसे रोकने की कोशिश करेगा, वह देशद्रोही माना जाएगा। इस बढ़ती सुरक्षा और साजिश के माहौल में अर्जुन के लिए मिशन और भी खतरनाक हो गया। हर कदम पर उसे जनरल जिया और उसके सैनिकों से बचकर अपनी योजना को अंजाम देना था। रिहाना ने अर्जुन को चेतावनी दी, जिया को तुम पर शक हो गया है। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। हमें संयंत्र को नष्ट करने के लिए जल्दी करनी होगी। अर्जुन, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था, ने जवाब दिया, यह मिशन केवल एक संयंत्र को नष्ट करने का नहीं है। यह उनके झूठे आत्मविश्वास को तोड़ने का है। अगर हम यह नहीं कर पाए तो लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। रिहाना ने अपने पत्रकार होने का फायदा उठाते हुए संयंत्र के पास की तस्वीरें खींची और अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अर्जुन और कबीर तक पहुंचाई। अर्जुन और कबीर ने रिहाना की दी हुई जानकारी के आधार पर अज़मेस्तान के उस पुराने किले के पास पहुंचने की योजना बनाई, जिसके नीचे परमाणु संयंत्र स्थित था। इस किले के चारों ओर बंकर, मशीन गन की चौकियां और अत्याधुनिक कैमरे लगे हुए थे। अंदर जाने का एक ही रास्ता था, एक पुरानी भूमिगत सुरंग, जिससे सैनिकों की नजरों से बचकर जाया जा सकता था। रात का समय चुना गया, जब सुरक्षा गार्ड्स की सतर्कता थोड़ी कम हो जाती थी। अर्जुन और कबीर ने अपने हथियार और विस्फोटक बैग में छिपाए और सुरंग के अंदर घुसने की तैयारी की। रिहाना ने बाहर से उनका मार्गदर्शन किया। उसने एक पुराने रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अर्जुन को संदेश भेजते हुए कहा, सुरंग के अंदर लगभग 200 मीटर बाद एक शाखा है। दाईं तरफ से जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वहां मोशन सेंसर्स लगे हैं। सुरंग बेहद अंधेरी और संकरी थी। अर्जुन और कबीर ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उन्हें सुरंग की दीवार पर एक लेजर अलार्म दिखा। अगर यह सक्रिय हो जाता तो पूरे संयंत्र में खतरे का अलार्म बज उठता। कबीर ने अपने छोटे औजारों की मदद से लेजर को निष्क्रिय किया। अर्जुन ने कबीर की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बिना ये मिशन अधूरा रह जाता। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है, अर्जुन। दोनों जैसे ही संयंत्र के मुख्य क्षेत्र में पहुंचे, वहां की सुरक्षा देखकर चौंक गए।
चारों तरफ गार्ड्स मशीन गन लिए गश्त कर रहे थे। दीवारों पर कैमरे लगे थे और संयंत्र के बीचों बीच एक बड़ा रिएक्टर चमक रहा था। यही वह जगह थी जिसे उन्हें नष्ट करना था। अर्जुन ने रिहाना को रेडियो पर संदेश भेजा। यहाँ गार्ड्स की संख्या हमारी उम्मीद से ज्यादा है। हमें समय चाहिए। रिहाना, जो संयंत्र के बाहर खड़ी थी, ने तुरंत पास के सैनिकों का ध्यान भटकाने की योजना बनाई। उसने सुरक्षा कार्यालय में झूठी शिकायत दर्ज कराई कि आसपास संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इससे कुछ गार्ड्स उस दिशा में चले गए। जैसे ही अर्जुन और कबीर विस्फोटक लगाने के लिए आगे बढ़े, एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। अलार्म बज गया और गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। कबीर ने अर्जुन को कवर देते हुए फायरिंग का जवाब दिया। अर्जुन ने इशारा किया, तुम गार्ड्स को संभालो, मैं विस्फोटक लगाता हूँ। अर्जुन ने तेजी से रिएक्टर के चारों ओर विस्फोटक लगाए। हर सेकंड उनके लिए भारी पड़ रहा था। गार्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक गोली कबीर के कंधे में लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक ग्रेनेड निकालकर गार्ड्स की ओर फेंका, जिससे कुछ समय के लिए फायरिंग रुक गई। कबीर ने कहा, अर्जुन, मेरा समय आ गया है। तुम मिशन पूरा करो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन ने गुस्से और दर्द के साथ कहा। नहीं, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन कबीर ने जवाब दिया, देश के लिए कुछ लोग मरते हैं और कुछ लोग जीते हैं। तुम वो हो जिसे जीना है और मिशन को पूरा करना है। कबीर ने अपने हथियार से आखिरी तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। अर्जुन ने उसकी बलिदानी चीखों को अपने दिल में दबाया और विस्फोटकों के टाइमर को सक्रिय कर दिया। जैसे ही विस्फोटकों का टाइमर चालू हुआ, अर्जुन को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा, लेकिन बाहर जाने का हर रास्ता सैनिकों से भरा हुआ था। अर्जुन ने एक गार्ड की वर्दी पहनी और संयंत्र के मुख्य द्वार तक पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान उसकी कई गार्ड्स से मुठभेड़ हुई। एक गार्ड ने उस पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी चाकू से उसे मात दी। अर्जुन जैसे ही संयंत्र से बाहर निकला, एक बड़ा धमाका हुआ। पूरा क्षेत्र रोशनी और धुएं से भर गया। परमाणु संयंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अर्जुन ने सुरक्षित दूरी पर जाकर रिहाना से संपर्क किया। रिहाना ने उसे पास की एक कार में बैठाया और कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब यहाँ से निकलने का समय है। अर्जुन ने विस्फोट की ओर देखते हुए कहा, कबीर का बलिदान बेकार नहीं गया, लेकिन उसकी कमी हमेशा रहेगी। अर्जुन भारत लौट गया, लेकिन उसका दिल अज़्मेस्तान में पीछे छूट गया। उसने कबीर की कुर्बानी और रिहाना की बहादुरी को कभी नहीं भुलाया। दूसरी ओर, रिहाना ने अज़्मेस्तान में अपने संघर्ष को जारी रखा। उसने अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और सत्तावादी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। एक रात, जब अर्जुन अकेले बैठकर रिहाना के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसको रिहाना का एक खत मिला जिसमें लिखा था, अर्जुन, तुमने मुझे दिखाया कि कर्तव्य का असली मतलब क्या होता है। मेरी लड़ाई अब भी जारी है। शायद हमारी राहें अलग हो, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ने उसे जवाब में लिखा, रिहाना, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता अधूरा रह गया, लेकिन तुम्हारा साहस और तुम्हारा सपना मेरी प्रेरणा है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे संघर्ष का हिस्सा हमेशा रहूंगा। ऑपरेशन शाहीन सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं है। यह बलिदान, कर्तव्य और अधूरी मोहब्बत की दास्तां है। अर्जुन और रिहाना दोनों ने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर अपने अपने कर्तव्यों को निभाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्यार वह है जो किसी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे, भले ही वह प्यार अधूरा रह जाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स ज़रूर करें।